बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का तीसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि इंशाल्लाह थर्ड लेक्चर में शुरू करेंगे जर्नल को। लेकिन जर्नल पढ़ने से पहले एसेट के कुछ और चीज़ें फर्दर थोड़ी सी पढ़नी है जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने एसेट को डिफ़ाइन किया था, हमने डिस्कस किया था कि एसेट हर वो चीज़ जिससे आने वाले वक्त में कारोबार को फ़ायदा होगा। ठीक है। एसेट की कुछ अक़साम हैं, ज़रा उनको समझने की कोशिश करते हैं। एसेट जिनको नॉन करंट एसेट कहेंगे वो क्या होते हैं, और कुछ एसेट्स हैं जिनको करंट एसेट्स कहते हैं। आपके लेवल पे मैं कहूँगा कि जो एसेट एक साल के अंदर 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 उससे हम फ़ायदा लेंगे वो जो है करंट एसेट्स में आएंगे, और जो एसेट्स जिनसे हम एक साल से ज़्यादा मुद्दत तक फ़ायदा लेंगे वो एक्चुअली हमारे नॉन करंट एसेट्स में आएंगे। जो स्टैंडर्ड की बात है, मैंने कहा था कि आईएएस और आईएफआरएस जो आईएसपी बनाता है उसमें करंट और नॉन करंट एक्चुअली वहाँ पे इसके डिस्टिंक्शन मुख्तलिफ हैं थोड़ी सी। लेकिन आपके इस लेवल पे जब आपका लेवल बढ़ेगा तब इंशाल्लाह मैं आईएफआरएस के रेफरेंस से जो करंट और नॉन करंट की डिस्टिंक्शन है वो मतलब इनका फ़र्क है वो मैं समझाऊंगा। अभी तक के लिए आप इतना समझ लें कि जिस एसेट से हम एक साल से ज़्यादा फ़ायदा लेंगे वो हमारा नॉन करंट एसेट होगा, और जिससे हम एक साल के अंदर अंदर फ़ायदा लेंगे वो मेरे हमारे करंट एसेट होंगे। अगर मैं मिसाल दूं तो जो नॉन करंट है उसमें हमारा लैंड आएगा। लैंड तो सालों तक चलता है, हमारे पास होता है, अगर बेचे ना तो उससे हम 1000 साल भी फ़ायदा ले सकते हैं। इस तरह बिल्डिंग है, बिल्डिंग्स जो होती हैं इनकी नॉर्मल जो इस्तेमाल की ज़िंदगी होती है, अमूमन बिल्डिंग्स 10 साल भी चल जाती है, 50 साल तक भी चल जाती है। इसके अलावा फर्नीचर है, फर्नीचर जैसा कि फर्नीचर 5 साल तक भी चल जाता है, 10 साल तक भी चल जाता है अगर इसको ख़राब ना करे तो। करंट एसेट्स में क्या आएगा? करंट एसेट्स में इन्वेंट्री आएगी। इन्वेंट्री मैंने कहा था कि वो चीज़ जिसका हम कारोबार करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं बॉल पॉइंट्स का कारोबार करता हूँ तो मैं बॉल पॉइंट्स ख़रीदूँगा लेट से 10 रुपये का, और उसको आगे 15 रुपये पे बेचूँगा। तो भाई ये एक बॉल पॉइंट क्या, इस तरह के हज़ारों बॉल पॉइंट्स मेरे रोज़ाना के उसमें बिकेंगे कारोबार में। ठीक है। कॉटन्स पियानो, लेट से ये पियानो बॉल पॉइंट है, इनके कार्टन्स बिकते हैं डेली बेसिस पे। तो ये जो मेरे पास इन्वेंट्री होती है जिसका मैं कारोबार करता हूँ ये दिन के हिसाब से चेंज होती है, तो ये तो सालों तक नहीं रुकती ना। इस तरह इनके अलावा मेरा जिन पे मेरा कर्ज़ हो वो भी अमूमन 2-3 महीने के अंदर अंदर पे कर देते हैं, जिसको हम कहते थे अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है। जिनको मैं एक साल के अंदर अंदर इस्तेमाल कर सकता हूँ, उससे फ़ायदा लूँगा कभी भी। इसमें कैश और बैंक भी आ जाता है। लेकिन ये जो बड़े एसेट्स हैं, बिल्डिंग, लैंड और ये मोटर व्हीकल्स, इसमें व्हीकल्स भी आ सकते हैं। ठीक है, व्हीकल्स भी सालों तक चलते हैं तो वो नॉन करंट में आएंगे। इसी तरह लाइबिलिटीज़ भी करंट नॉन करंट भी होती हैं और करंट भी होती हैं। जिस तरह मैंने वहाँ पे एक साल का लिमिट रखा है, यहाँ पे भी एक साल ही है। जो एक साल के अंदर अंदर पे करनी होगी उसको हम करंट कहेंगे, और जो एक साल से ज़्यादा मुद्दत में हम पे करेंगे उसको नॉन करंट करेंगे। मिसाल के तौर पर हमने बैंक से लोन लिया है जो 5 साल बाद जमा करना है, 5 साल के लिए है लिया है, तो वो 5 साल तो एक साल से ज़्यादा मुद्दत होगी ना, तो ये नॉन करंट में आएगा। लेकिन अगर हमने बैंक से लोन लिया है 6 महीने के लिए तो वो क्या है, हमारा 6 मंथ्स वाला जो है वो करंट होगा। ये आपके करंट समझाने के हद तक मैं नॉन करंट और करंट की डिस्टिंक्शन फ़र्क बता रहा हूँ। स्टैंडर्ड के मुताबिक इससे थोड़ी सी चीज़ें मुख्तलिफ हैं। मुख्तलिफ ऐसी हैं कि स्टैंडर्ड, चलिए बता देता हूँ। स्टैंडर्ड कह रहा है कि जो एक साल के बाद अगला जो साल आ रहा है उसके अंदर अंदर जो पे करनी होती है वो भी करंट में आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर
मेरा ईयर एंड है 2024 का। कौन सा? 31/12। इसको मेरा कारोबार का साल ख़त्म होता है ना, एक साल मिसाल के तौर पर। तो 31/12/25 तक जो करंट लाइबिलिटीज़ जमा करनी है वो भी करंट में आएगी। ये चीज़ें समझने के लिए आपको आईएएस पढ़ना पड़ेगा और वहाँ की कुछ चीज़ों को क्लियर करना होगा। लेकिन अभी आपका लेवल बेसिक है तो बेसिक में हम एक साल ही रखते हैं कि भाई एक साल के अंदर जिससे फ़ायदा लेंगे वो हमारा करंट एसेट या होगा। जो एक साल से ज़्यादा वक्त में हम उसको इस्तेमाल करेंगे, उससे फ़ायदा लेंगे, वो हमारा नॉन करंट होगा। ठीक है। एसेट का एक और नाम भी है। जो नॉर्मल एसेट्स होते हैं जिनको हम टच कर सकें, मिसाल के तौर पर आप लैंड फिजिकल फॉर्म में मौजूद है ना, आप लैंड पे कोई कहे कि मेरे कारोबार का प्लॉट है तो आप देख सकते हैं कि प्लॉट कहाँ पे है और वहाँ जाके उस पर घूम फिर सकते हैं। बिल्डिंग है कारोबार का तो आप कारोबार के बिल्डिंग को टच कर सकते हैं। फर्नीचर है, व्हीकल है, इस तरह की चीज़ें जो वो ऐसे असासे या ऐसे एसेट्स जिनको आप फिज़िकली टच कर सकें उनको कहते हैं टेंजिबल टेंजिबल एसेट्स। ठीक है, उसको कहते हैं टेंजिबल एसेट। और ऐसे एसेट्स जिनको हम छू नहीं सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, वो नज़र नहीं आते, उनको हम इनटेंजिबल्स कहते हैं, जिनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। मिसाल के तौर पर हमारा हमारा हमने एक सॉफ्टवेयर ख़रीदा है कारोबार के लिए 10 लाख का। तो भाई सॉफ्टवेयर आपको दिख तो नहीं रहा ना, वो तो सॉफ्टवेयर तो चलता है कंप्यूटर में। तो इस तरह का जो एसेट है वो क्या है आपका? वो आपका, या कोई लाइसेंस लिया है, हमने लाइसेंस लिया है कारोबार के लिए, तो लाइसेंस भी आप टच तो नहीं कर सकते ना। ये जो एसेट्स है उसकी कोई इस तरह सच फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, लेकिन फिर भी वो उससे आप फ़ायदा लेंगे, उसी लाइसेंस को इस्तेमाल करके आप कारोबार करते होंगे। ठीक है। तो ये अभी आपके जहन में ये हो कि एसेट करंट भी हो सकते हैं, नॉन करंट भी हो सकते हैं। जो एक साल के अंदर अंदर उनसे फ़ायदा लेंगे वो करंट में आएंगे, जिनका फ़ायदा हम एक साल से ज़्यादा टाइम तक लेंगे वो नॉन करंट होंगे। इसी तरह लाइबिलिटीज़ भी हैं, जो एक साल के अंदर अंदर पे करेंगे वो हमारी करंट होगी, जो एक साल से ज़्यादा मुद्दत के लिए बाद हम पे करेंगे वो हमारी नॉन करंट होगी। और एसेट्स जो है, नॉर्मल एसेट्स को टेंजिबल एसेट्स कहते हैं, लेकिन जो एसेट्स नज़र नहीं आते उनको इंटेंजिबल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, हम आज इंशाल्लाह जो हमने अकाउंटिंग शुरू की थी कि भाई हम जर्नल बनाएंगे, जो प्रोसेस है बेसिकली, उसके बाद लेजर, उसके बाद ट्रायल, उसके बाद एफएस। आज हम इंशाल्लाह जर्नल पे शुरू करते हैं। ठीक है। जर्नल का सवाल कहीं से भी आप उठा सकते हैं। मैं इस सवाल को अभी करंटली सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये 4.1 एक सवाल है। आप ये कंप्यूटर से प्रिंट स्क्रीन ले सकते हैं। तो ये सवाल आपकी, इसकी तस्वीर आपके पास सेव हो जाएगी। स्क्रीनशॉट, जिस तरह मोबाइल पे स्क्रीनशॉट लेते हैं ना, कंप्यूटर पे प्रिंट स्क्रीन का बटन होता है, वो दबाकर आप इस तस्वीर को कैप्चर कर ले, वीडियो को रिवाइंड करे, पीछे कर दे और इस तस्वीर से, ये इस पेज से तस्वीर ले ले। ये सवाल 4.1 में सॉल्व करने लगा हूँ आपके साथ। तस्वीर कैसे लेंगे? अगर आपके पास कंप्यूटर जो भी हो, मिसाल के तौर पर ये मेरा लैपटॉप है, अगर इस लैपटॉप को आप देखेंगे तो ये वाला बटन जो है जिस पे PRTSCR प्रिंट स्क्रीन, इसका मतलब है यहाँ पे जिस तरह आप मोबाइल पे 3 उंगलियों से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या किसी तरीके से, तो अगर आप ये बटन दबाएंगे तो आपके पास जो लेक्चर के दौरान कोई भी वो हो पिक्चर, उसकी तस्वीर आपके पास सेव हो जाएगी। उसको पेंट ओपन करके उसमें कंट्रोल V कर दे, सेव हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, तस्वीर आपने किताब से ली होगी, इस वीडियो में मैंने मेंशन की है। मैं ज़रा, अगर आप देखें तो पढ़ने लगा हूँ आपके साथ, और हम जर्नल बनाने की कोशिश करते हैं। जर्नल, अमूमन जर्नल का फॉर्मेट कैसे होता है, इसकी एंट्रीज़ होती कैसे हैं? जर्नल का फॉर्मेट किताबों में जो भी है उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी आ सकती है, लेकिन बेसिकली, कम से कम बेसिकली ये चीज़ें होगी। जब भी आप किसी कारोबार, अगर ये सवाल मैं हल कर लूँ कि इस कारोबार का नाम नहीं दिया, अगर कारोबार का नाम दिया हो, मिसाल के तौर पर मिस्टर खान का कारोबार है, तो हम कहेंगे इन दी जर्नल ऑफ मिस्टर खान। ठीक है। ये एक्चुअली मिस्टर खान का जर्नल हम बना रहे हैं। जरा जर्नल बनाने से पहले ज़रा जर्नल की डिस्कशन करते हैं, जर्नल होता क्या है, इस बात को जहन नशीन कर ले। जर्नल एक्चुअली अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है। जब अमेरिका में लोग रूटीन की डायरी लिखते हैं, उस डायरी को
हम पाकिस्तान में डायरी कहते हैं ना, क्योंकि हम अमूमन यहाँ पे ब्रिटिश अंग्रेज़ी को यूज़ करते हैं, लेकिन अमेरिकन लोग जो है अपनी रूटीन की डायरी को भी जर्नल कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये जर्नल क्या है, ये अकाउंटेंट का जर्नल है जिसमें वो रूटीन की एंट्रियाँ करता है। रूटीन की एंट्रियाँ वो करता कैसे है, उसका फॉर्मेट मैं थोड़ा बहुत समझाता हूँ। उसके टॉप पे लिखा होता है इन द बुक्स या इन द जर्नल ऑफ मिस्टर खान। जर्नल ही सही है क्योंकि जर्नल बना रहे। सबसे पहले इसमें आएगा डेट। ठीक है, एक डेट का कॉलम होगा। इसके बाद आएंगे पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स भी कह सकते हैं कुछ लोग, इसको डिस्क्रिप्शन कहते हैं, दोनों नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है डेबिट। डेबिट के साथ करेंसी लिख दें कि जिस करेंसी में आप काम कर रहे हैं। जो किताब मैंने उठाई है इसमें पाउंड इस्तेमाल हो रहा है तो मैं पाउंड लिख रहा हूँ। इसके बाद इसके साथ क्रेडिट, इसके साथ भी करेंसी लिख लिया करें। ठीक है, ये कुछ कॉलम्स आप बनाएंगे जो कि जर्नल में इस्तेमाल होगी। ठीक है, सबसे पहले डेट लेंगे कि उसके बाद पर्टिकुलर्स, और इस तरह नीचे उसके लाइन लगा के क्लीन में हाथ पे बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्केल वगैरह भी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, जो सवाल मैंने आपको दिया है इसको पढ़ने की कोशिश करें। अमूमन जो हमारे बच्चे होते हैं उनको अंग्रेज़ी में बड़ा मसला आता है। चलिए मैं अंग्रेज़ी इनकी पढ़ के सुनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4.1 जो कि मैंने भी यहाँ पे बुक में मेंशन किया था, इसमें है इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस कंप्लीटिंग द डबल एंट्री इन द बुक्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। डबल एंट्री ये जर्नल है अकाउंटेंट का, इसी में हम डबल एंट्री करते हैं स्टार्ट से। ठीक है, अब उसने लिखा है अगस्त। अगर साल लिखा होता मिसाल के तौर पर, इस सवाल में साल गिवन नहीं है, लेकिन अगर साल मिसाल के तौर पर 2024 होता तो हम लिखते 2024 और नीचे उसके लिखते अगस्त। ठीक है, और साथ में लिखते डेट नंबर 1। बस ये एक मरतबा ये साल और मंथ लिख लिया है ना, तो जब ये साल या मंथ तब्दील होगा तो फिर ये तब्दील होगा, वैसे सिर्फ डेट तब्दील होकर लिखेंगे। फर्स्ट तारीख को इसने क्या किया है, इसमें गिवन है स्टार्टेड इन बिजनेस विद 31,000 इन बैंक एंड 4,000 इन कैश। अगर इसकी मैं उर्दू समझाऊं तो ये कहता है कि कारोबार शुरू किया है किसी बंदे ने, जो कारोबार का मालिक है उसने कारोबार शुरू किया है और 31,000 रुपये वो घर से लेके आया है, उसने कारोबार के अकाउंट में डाल दिए हैं। ठीक है, फिर इसके साथ साथ वो कह रहा है कि 4,000 रुपीज़ इन कैश और 4,000 रुपये वो कैश में लेके आया है। तो इसका क्या मतलब है, दो एंट्रियां हैं ये, एक तारीख की दो एंट्रियां हैं। तो इसमें वो क्या कह रहे, एक तारीख को पहली एंट्री क्या है कि कारोबार का मालिक 31,000 रुपये लेके आया और सीधे कारोबार के नाम से अकाउंट खोल के उसमें डाल दिए हैं। तो अगर आप देखें तो हमारे कारोबार के बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ गए हैं ना, बैंक अकाउंट में हमारे पैसे जो है वो इंक्रीज़ हो गए। वो फार्मूला याद है आप लोगों को, मैंने जो समझाया था कि भाई एसेट एक्सपेंस ड्राइंग्स लॉस, ये चीज़ें जब बढ़ेंगी तो ये डेबिट होंगी और जब ये कम होगी तो ये क्रेडिट होगी। ये डेबिट का ये इसकी जगह डी आर और सी आर भी लिख सकते हैं। और नीचे कैपिटल लाइबिलिटीज़ इनकम सेल, ये चीज़ें जब बढ़ेंगी तो क्रेडिट होंगी और जब कम होगी तो क्या, डेबिट होंगी। अब ये पहली एंट्री में वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास बैंक जो है उसमें पैसे बढ़ गए हैं 31,000 रुपये, 31,000। तो बैंक हमारा क्या है, वो हमारा एसेट है और बैंक बढ़ गया है ना, तो जब बैंक बढ़ा तो हमारा एसेट बढ़ गया। बैंक हमारा एसेट है, जब ये बढ़ेगा तो ये डेबिट होगा। तो हम क्या कहेंगे, पर्टिकुलर में हमारे पास यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट। अकाउंट की जगह ए ओवर सी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो बैंक अकाउंट में मेरे 31,000 रुपीज़ डेबिट हो गए। अब ये 31,000 रुपीज़ आए कहाँ से, ये मालिक लेके आया है। तो मालिक जो चीज़ लाता है उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल। तो भाई एक तरफ हमारा बैंक बढ़ गया, दूसरी तरफ मालिक का कैपिटल बढ़ गया ना, क्योंकि मालिक पैसे ले आए तो मालिक का कैपिटल कारोबार में उसके पैसे बढ़ गए। तो दूसरी तरफ इससे थोड़ा सा आगे हम लिखते हैं कैपिटल, दूसरा इम्पैक्ट। ये हर एंट्री के दो इम्पैक्ट्स होते हैं, इसीलिए इसको डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो कैपिटल, दूसरी तरफ हमारा कैपिटल जब बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है।
तो देखें बैंक अकाउंट के सामने डेबिट साइड पे 31,000 लिखते हैं, लेकिन कैपिटल में यहाँ पे 31,000 रुपीज़ क्रेडिट साइड पे लिख दिए हैं। और इसी के साथ हमारी एक एंट्री जो है वो पूरी हुई। यहाँ से यहाँ तक लाइन लगाएंगे और लेके उसके साथ थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं कि भाई ये मैंने एंट्री किस चीज़ की है। तो इसका मतलब है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑनर, मालिक कारोबार में पैसे ले आया। इसके बाद इसी तारीख को दूसरी एंट्री भी हुई है। 2 मरतबा मालिक पैसे लेके आया है। एक मरतबा वो 31,000 रुपये लेके आए, बैंक में डाल दिए हैं, और दूसरी तरफ 4,000 रुपये ले आए कैश फॉर्म में, जो कि हमने दराज में रख दिया। तो दराज में जो भी पैसे होते हैं उसको हम कैश बैलेंस कहते हैं। और उसका क्या मतलब है, 31,000 रुपये से हमारा बैंक बढ़ गया तो उसको हमने डेबिट किया। अगली एंट्री की वजह से हमारा कैश बढ़ गया है कारोबार में, तो कैश भी हमारा एसेट है ना। तो भाई कैश जब हमारा एसेट है, जब वो बढ़ेगा तो वो डेबिट होगा। तो मैं यहाँ पे कैश डेबिट करूँगा 4,000 रुपीज़ से, और कैप क्रेडिट क्या करूँगा, जिस तरह यहाँ पे पैसे मालिक लाया है तो यहाँ पे भी पैसे मालिक ही लाया है। तो मालिक जो है उसका कैपिटल होता है वो बढ़ गया है, और जब भी कैपिटल बढ़ता है तो वो क्या है, क्रेडिट होता है। मैंने आपसे कहा था कि ये फार्मूला जो है अकाउंटेंट को, ये प्रिंसिपल जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स है ये वाले, ये मरते दम तक याद रहने चाहिए। तो एक साइड पे मेरा जो है कैश बढ़ गया, और दूसरी तरफ मेरा कारोबार में मालिक का कैपिटल बढ़ गया है। तो 4,000 से मैं कैपिटल को यहाँ पे क्रेडिट करूँगा, और यहाँ पे लिखूँगा कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर, मालिक पैसे लेके आए। लेकिन वो वाले पैसे मालिक बैंक में लेके आए और ये वाले कैश फॉर्म में लेके आए। अब इस एंट्री को ज़रा देख ले दोबारा से। स्टार्टेड इन बिजनेस विद 31,000 इन द बैंक एंड 4,000 इन कैश। 31,000 रुपये मालिक लेके आया है, जो कि उन्हें बैंक में डाल दिए हैं। किसके बैंक में, कारोबार के बैंक में। हम किसके मुलाजिम हैं, हम कारोबार के मुलाजिम हैं, ठीक है। कारोबार में जो पैसे आएंगे और जाएंगे हम सिर्फ उसकी एंट्रियाँ करेंगे। कारोबार से बाहर अगर कुछ हो तो उसकी एंट्री हम कारोबार का अकाउंटेंट नहीं करता। अच्छा, तो 31,000 रुपये हमने बैंक में इंक्रीज़ कर दिए हैं, और दूसरी तरफ कारोबार में मालिक का हिस्सा बढ़ गया है, तो वो जब इंक्रीज़ होता है तो वो क्रेडिट होता है। इसी तरह जब कैश बढ़ा है तो हमने कैश को डेबिट किया है और कैपिटल को क्रेडिट किया है। अब दूसरी एंट्री दूसरे तारीख की, देखिए तारीख बदल गया है तो मैं नीचे तारीख लिख रहा हूँ उसके साथ। अगर ये तारीख ना भी लिख के तो ठीक है, एक तारीख पे 2 एंट्रियाँ हुई हैं। अमूमन जब आप थोड़े से आपके लेवल बढ़ेगा, आपकी एंट्रियाँ सीखने को मिलेगी, तो ये 2 एंट्रियों की जगह हम एक एंट्री करेंगे। ट्रिपल लाइन्स एंट्रीज को कहते हैं, वो भी सीख लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अगस्त 2 पे क्या हुआ है, उसने कहा है परचेज गुड्स 1160 पाउंड्स ऑन टाइम फ्रॉम ए क्लिफ। ऑन टाइम इसका मतलब है, अगर इसकी उर्दू में समझाऊँ इस अंग्रेज़ी स्टेटमेंट की, परचेज्ड गुड्स। गुड्स किसको कहते हैं, जिस चीज़ का हम कारोबार करते हैं, इन्वेंट्री वो उसको कहते हैं। इसको इन्वेंट्री में भी डेबिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम परचेज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अमूमन परचेज़ का लफ्ज़, परचेज़ उस चीज़ के नाम को कहेंगे जिस चीज़ का हम कारोबार करते हैं। गुड्स किसको कहते हैं, बॉल पॉइंट का कारोबार कर रहे हैं तो भाई ये हमारे गुड्स है। अगर हम पेपर का कारोबार करें तो पेपर के जो ये रिम होते हैं वो हमारे गुड्स हैं। जो चीज़ फिज़िकल फॉर्म में हो वो हमारे गुड्स होते हैं। लेकिन सर्विस एक अलग चीज़ है। आप किसी को, मैं टीचर हूँ, मैं सर्विस देकर मुझे पैसे मिलते हैं, तनख्वाह मिलती है, तो मैं सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है। मैं तो कुछ लोग गुड्स बेचते हैं और कुछ लोग सर्विस बेचते हैं। अच्छा, परचेज गुड्स, तो इसने कहा कि हमने गुड्स परचेज़ किए, वो वाले गुड्स जिनको हम बेच के पैसे कमाएंगे, तो उसको हम परचेज़ के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। तो परचेज़ एक्चुअली जब मेरे पास गुड्स आ गए तो परचेज़ मेरा क्या हुआ, मेरा एसेट है, इसको बेच के फिर मैं पैसे कमाऊंगा। करंटली ये मेरा एसेट है। तो परचेज़ जब बढ़ेगा, जब मेरे पास गुड्स आ गए, मेरे पास परचेज़ कारोबार में गुड्स बढ़ गए ना, उसकी कीमत क्या है 1160 रुपये, तो मैं उसको तब डेबिट करूंगा क्योंकि मेरे पास मेरा एसेट इंक्रीज़ कर गया। परचेज़ अकाउंट डेबिट 1160 पाउंड से। अब आया मुझसे पैसे गए नहीं, एक क्लिफ एक बंदा है जिससे मैंने कर्ज पे सौदा लिया, ठीक है। तो दूसरी तरफ कर्ज क्या है, मेरी लाइबिलिटी है ना, मेरी लाइबिलिटी बढ़ी क्योंकि अभी मैं इसके बाद में इसके पैसे दूंगा। तो एक क्लिफ कौन है, मैं उसका कर्जदार हूँ। ए
क्लिफ। एक क्लिफ के नाम से इसके साथ ब्रैकेट में अकाउंट पेबल भी लिख सकते हैं, और अगर ना भी लिख के तो इसका मतलब है कि ये अकाउंट पेबल ही है। ठीक है, ये अकाउंट पेबल 1160 रुपये से वो क्रेडिट हो गया। मेरे पास गुड्स आए जो कि मेरा एसेट है, जो कि मैं बेचूंगा, तो मैंने उसको डेबिट किया, क्योंकि जब भी एसेट इंक्रीज़ करेगा तो वो डेबिट होगा। दूसरी तरफ एक क्लिफ जिसका मैं कर्जदार हो गया हूँ, उसको मैं पैसे दूंगा तो वो मेरी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, इसलिए मैंने एक क्लिफ को क्रेडिट किया और मेरी डबल एंट्री मुकम्मल हुई इसकी भी। अब डबल एंट्री को गौर से देखें, एक चीज़ डेबिट होगी तो दूसरी क्रेडिट होगी, एक डेबिट तो दूसरी क्रेडिट, तभी इसको डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। और यही सिस्टम लुका पचोली ने इंट्रोड्यूस किया था आज से 700-800 साल पहले। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा डिस्क्रिप्शन में, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, कर्ज पे, या ऑन टाइम। ऑन टाइम भी लिख सकते हैं। कुछ टाइम, ऑन टाइम का ये मतलब है कि मैं पैसे दूंगा कुछ टाइम के बाद। वो टाइम एक दिन भी हो सकता है, 10 दिन भी हो सकते हैं, एक महीना भी हो सकता है, और 10 महीने भी हो सकते हैं। ठीक है, अब 3 नंबर तारीख की एंट्री करता हूँ। 3 तारीख में वो क्या कह रहे हैं, बॉट। बॉट का मतलब है ख़रीदा। ठीक है, परचेज़ का मतलब भी ख़रीदा है, लेकिन परचेज़ हमारे यहाँ वो उस चीज़ को कहते हैं जिसका हम कारोबार करते हैं। ठीक है, बॉट फर्नीचर एंड फिटिंग 4600 पेइंग बाय चेक। हमने क्या ख़रीदा, फर्नीचर एंड फिटिंग्स ख़रीदे। कितने रुपए के हैं, 4600 रुपीज़ के। फर्नीचर और फिटिंग हमारे क्या है, ये हमारे एसेट्स है जिससे आने वाले वक्त में हमें फ़ायदा होगा। जब ये कारोबार में बढ़ गए तो ये डेबिट होंगे। हम यहाँ पे एक नया अकाउंट बनाएंगे, फर्नीचर एंड फिटिंग। इनको फर्नीचर एंड फिटिंग, इसको परचेज़ में क्यों नहीं डाला भाई? परचेज़ में वो चीज़ें डलती है जिनका हम कारोबार करते हैं। हम फर्नीचर का कारोबार तो नहीं कर रहे ना। जब उसने फर्नीचर लिखा, इसका मतलब है कि फर्नीचर हमने इस्तेमाल के लिए ख़रीदा है। ठीक है, 4600। जिस चीज़ का हम कारोबार करते हैं उसको हम परचेजेज़ में डालते हैं, उसको परचेज़ गुड्स। गुड्स का नाम अमूमन गिवन होता है उसके लिए। ठीक है, गुड्स का नाम इस्तेमाल होता है। अब मेरे पास फर्नीचर बढ़ गया 4600 का, तो दूसरी तरफ पेइंग बाय चेक उसने लिखा है, बॉट फर्नीचर एंड फिटिंग 4600 पेइंग बाय चेक। पेइंग बाय चेक का मतलब है हमने चेक के थ्रू पे किया। तो चेक के थ्रू जब हम पे करते हैं तो हम किसी को चेक देते हैं और वो जाके उसको बैंक में जमा करता है और हमारे बैंक से पैसे कट जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जब बैंक में वो बंदा चेक देगा और हमसे पैसे जाएंगे हमारे बैंक से, तो क्या होगा, हमारे बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा ना। क्योंकि जब मालिक 31,000 रुपये लाया था तो हमारा बैंक बढ़ गया था। अभी 4600 के हमने फर्नीचर ख़रीदे तो हमारे बैंक से पैसे चले जाएंगे। जब पैसे जाएंगे तो हमारा बैंक कम हो जाएगा, और जब बैंक कम होता है तो हमारा एसेट कम होता है ना। बैंक हमारा एसेट है, और जब वो कम होगा तो वो क्रेडिट होगा। इसलिए यहाँ पे मैं 4600 रुपीज़ को क्रेडिट करूँगा बैंक अकाउंट के नाम से। यहाँ पे मेरा बैंक बढ़ा तो डेबिट हुआ, जब मेरा बैंक कम हो गया तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, जब भी एसेट बढ़ता है तो वो डेबिट होता है, जब वो कम होता है तो वो क्रेडिट होता है। यहाँ पे मैं लिखूँगा डिस्क्रिप्शन, परचेज फर्नीचर एंड फिटिंग थ्रू बैंक। बैंक के थ्रू मैंने परचेज़ किए। यहाँ तक कोई मसला है? इस एंट्रीज़ को आप बार बार देखिए, इसको पढ़िए, क्योंकि यही एंट्रियाँ अकाउंटेंट जर्नल में सारी उम्र करता है, और यही बुक कीपिंग में यह सब कुछ होता है। जर्नल एंट्री पहले होती है, उसके बाद लेजर्स इंशाल्लाह बनाएंगे। अब इसके बाद 5वीं तारीख की एंट्री है। 4 तारीख को कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि 4 तारीख को हो सकते हैं कोई एंट्री इकोनॉमिक इवेंट हुआ ही ना हो। भाई ये क्या है, मालिक कारोबार में पैसे ले आया, ये इकोनॉमिक इवेंट है, उसको हमने रिकॉर्ड किया। कारोबार में मालिक पैसे बैंक की जगह कुछ कैश में भी ले आया, इकोनॉमिक इवेंट है। हमने गुड्स परचेज़ किए, एक तरफ परचेज आए, दूसरी तरफ हम पे कर्जा चढ़ गया, तो क्या हुआ, ये हमारे इकोनॉमिक इवेंट हुआ है। ये जब इकोनॉमिक इवेंट होंगे तो हम रिकॉर्डिंग करते हैं। 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 को, 4 तारीख को कोई इकोनॉमिक इवेंट नहीं हुआ, इसका मतलब है या छुट्टी थी या कोई काम ही नहीं हुआ। 5वीं तारीख को क्या हुआ है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 600। जो गुड्स हमने परचेज़ किए थे यहाँ पे, उसमें से कुछ हमने सेल कर दिए। कितने अमाउंट के, 5 तारीख को हमने कैश पे 600 रुपये के गुड्स बेच दिए। हुआ क्या, हमसे गुड्स चले गए और हमारे पास कैश आ गया। तो जब भी कैश आता है तो क्या होगा, हम उसको इंक्रीज़ करेंगे। देखें, मालिक कैश लाया था तो उसको हमने इंक्रीज़ किया था। अब जब हमने गुड्स सेल किए तो उस बंदे ने हमें कैश दिया, तो हमारे पास कैश आया।
कैश हमारा एसेट है, जब भी बढ़ता है तो डेबिट होता है। कैश बढ़ गया कितने रुपए से, ये है 600। और अब जब भी हम सेल करते हैं तो सेल को हम क्रेडिट करते हैं। क्यों? यहाँ पे मैंने लिखा था फार्मूले में कि जब भी सेल बढ़ेगी, सेल्स जब ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वो क्रेडिट होती है, तभी इसको हम क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई मसला है? ये सेल की एंट्री, सेल की एंट्री हमेशा या कैश आएगा और सेल क्रेडिट होगा, या बैंक आएगा, बैंक के थ्रू भी सेल कर सकते हैं ना। चले, अगली एंट्री 6 तारीख की है। 6 तारीख को क्या हुआ है, बॉट गुड्स ऑन टाइम 1300 फ्रॉम एसबेल। जिस तरह यहाँ पे कर्ज पे गुड्स खरीदे थे एक्लिफ से, यही एंट्री दोबारा एस बेल से हमने 1300 रुपये के गुड्स कर्ज पे ख़रीदे। तो जो यहाँ पे एंट्री थी एग्जैक्ट सेम, परचेज डेबिट, क्योंकि हम बॉल पेन खरीद का कारोबार करते हैं तो हम कुछ बॉल पेन पियानो से लेंगे, कुछ बॉल पेन हम डी अल्ट्राफाइन वालों से उनसे लेंगे, कुछ बॉल पेन्स हो सकते हैं हम डॉलर से लें, मर्ज़ी है, क्योंकि दुकानदार जब भी कोई चीज़ बेचता है तो मुख्तलिफ़ तरह के बेचता है। तो मैंने एक परचेज़ एक्लिफ से किया है, ये कोई सप्लायर था, इसने मुझे माल दिया है। अभी नया माल मैंने किससे ख़रीदा, एसबेल से, वो भी कर्ज पे है। तो भाई परचेज़ कितने रुपए का आएगा, 1300 रुपये का, क्योंकि मेरे पास गुड्स बढ़ गए। दूसरी तरफ किसने मुझे कर्ज में माल दिया, एसबेल ने। यहाँ पे मुझे एक्लिफ ने दिया था ना, तो भाई एसबेल में वो भी मेरी लाइबिलिटी है। जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो मैं यहाँ पे 1300 रुपीज़ को क्रेडिट करूँगा। किसके नाम से, इसका नाम है एस बेल अकाउंट। यहाँ पे भी अकाउंट है, शॉर्ट फॉर्म में लिख के इसके साथ अकाउंट पेबल भी लिख सकते हैं, और अगर ना भी लिख के तो भी सही है, सिर्फ उसका नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी मैं लिखूँगा परचेज गुड्स ऑन टाइम या क्रेडिट। ठीक है, ये हमने 4.1 सवाल जो खोला था उसकी पहले वाली तकरीबन 1 2 3 4 5 6 तारीख तक की एंट्रियां कर दी हैं। ठीक है, इसको रिपीट कर ले अपने पास, वीडियो को पॉज कर दे, इसको ज़रा गौर से दोबारा देख लें, इसके आगे की एंट्रियां करवाता हूँ। ठीक है, आगे एंट्री क्या तारीख है उसकी, 10th तारीख को भी देखिए, जब पेज ख़त्म होता है, आप जब मैनुअली लेजर्स बनाते हैं तो एक तो कंप्यूटर के थ्रू बनते हैं ना, लेकिन अभी लर्निंग में भी लोग किताबों में मैनुअल बनाते हैं, और जब आप कारोबार में किसी के अकाउंटेंट होगे, हो सकता है वो भी मैनुअल पे बनाएं। तो जब भी जर्नल का एक पेज ख़त्म होता है तो अगला पेज उसी के साथ उस फर्दर उस वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। उसमें भी यहाँ पे डेट होगा, पर्टिकुलर्स, ठीक है, साथ में डेबिट अमाउंट के लिए पाउंड्स लिख दे साथ में, और क्रेडिट पाउंड्स की क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट एंट्री होगी। ठीक है, अब तारीख काइंडली हम देखते हैं, तारीख है 10 तारीख। ठीक है, साथ में आपके यहाँ पे मैं वो फार्मूला इसलिए नहीं लिख रहा, मैं इसको ज़रा ताकि आपको ये अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स नज़र आए और आपको एंट्री करने में आसानी हो। ठीक है, इसलिए साथ में मैं इस तरह करता हूँ। अच्छा, 10 तारीख को क्या हुआ, तारीख क्या है, मिसाल के तौर पर 2024 साल है, अगस्त का महीना है और 10 तारीख है। भाई 10 तारीख को हुआ क्या, ये क्या है, ये जो बच्चे सबक पढ़ेंगे तो उनको इस तरह पर्चों में अंग्रेज़ी में जर्नल एंट्रियाँ दी होती है, लेकिन जो लोग रियल टाइम में बिज़नेस करते हैं उनको ये चीज़ें मैनुअली या बताई जाती है कि भाई ये हुआ है, उनके पास डॉक्यूमेंट आएंगे, वो पूछ सकते हैं कि भाई ये क्या हुआ है, वो कहेंगे कि भाई हमने गुड्स परचेज़ किए या ये किया है। लेकिन देखें, जब ये एंट्री हुई होगी तो आपको बताया होगा कि भाई मैं मालिक हूँ, मैं इतने पैसे ले आया हूँ, मैंने बैंक में डाल दिए, ये उसकी स्लिप है, तो भाई आप एंट्री करेंगे। मालिक कुछ पैसे एक कैश अकाउंटेंट को हैंड ओवर करेगा, तो वो फिर आप उसके बाद एंट्री करेंगे कि वाकई मालिक पैसे ले आए। तो आपको जो पर्चों में है वो अंग्रेज़ी की इस तरह के जर्नल एंट्रीज गिवन होगी उससे करेगा, लेकिन जो रियल टाइम में लोग अकाउंटिंग करेंगे तो उनको बताया जाता है परचेज़ ऑफ गुड्स, भाई आपके पास परचेज़ के कागजात आ जाएंगे, उस पर लिखा होगा कि फ़लाने बंदे से हमने गुड्स परचेज़ किए हैं, इतने कॉटन आए हैं, उसकी ये कीमत है 1160 रुपये, आप एंट्री कर लेंगे। ये जो है फर्नीचर, भाई फर्नीचर आया है, हमने गोदाम में रख दिया है, अभी अनपैक करके ऑफिस में लाएंगे, लेकिन उसकी ये इनवॉइस है और काइंडली ये बैंक के थ्रू पेमेंट हो गई है। ठीक है,
चेक वगैरह सब कुछ की कॉपी आपको गिवन होगी, वो आप फिर उसके बाद एंट्री करेंगे जब कागज़ आएंगे, या फिज़िकली मैनुअली आपको बता भी देते हैं, ठीक है। अच्छा, 10 तारीख को क्या हुआ, पेड रेंट बाय कैश 800। भाई हमने रेंट पे किया तो इसका मतलब है कि ये रेंट हमारा ख़र्चा है। ख़र्चा क्या है, एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस हमारा बढ़ गया ना, खर्चा हो गया, जब भी वो बढ़ता है तो वो डेबिट होता है। इसको दाएंगे हम रेंट अकाउंट में, कितने रुपए, ये हमने 800 रुपये का रेंट एक्सपेंस कर दिया है, यहाँ पे 800 लिखो। अब हुआ क्या भाई, पेइंग इन कैश, हमने कैश दिया, तो कैश हमारा क्या था, एसेट, जब उसको दे दिया तो कैश हमारा कम हो गया, जब भी कैश कम होगा, एसेट कम हो जाएगा, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कैश अकाउंट को कम कर दूंगा 800 रुपये से, और मैं कहूँगा रेंट पेड ऑन कैश। ये जो रेंट पेड ऑन कैश और ये फॉर्मेट है, ये उन बच्चों के लिए है जो पर्चे देंगे। जो अकाउंटेंट होते हैं उनके फॉर्मेट में थोड़ा बहुत हेर फेर हो सकता है, उनके हर कारखाने का फॉर्मेट थोड़ा बहुत तब्दील हो सकते हैं वो ये कमेंट्री ना लिख के, हो सकते हैं वो ये पर्टिकुलर की जगह उर्दू में लिख के कि भाई तफसील लिखो, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, रियल टाइम में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये पर्चों की हद तक इस तरह होता है। लेकिन अमूमन रियल टाइम में जब मैं ऑडिट के दौरान मैं चेक करता था, तो जब मैंने जर्नल्स चेक किए थे तो लोग इसी तरह बना रहे थे। अच्छा जी, 10 तारीख को हमने रेंट पे कर दिया, तो रेंट मेरा खर्चा जो कि डेबिट हुआ, इंक्रीज़ हुआ, जब भी खर्चा बढ़ा तो डेबिट हुआ। दूसरी तरफ मेरा कैश चला गया, कैश मेरा एसेट था जो कि कम हो गया, तो हमने क्रेडिट कर दिया। अब 12 तारीख को क्या हुआ है, 12 तारीख को ये कह रहा है बॉट स्टेशनरी 180 पेइंग इन कैश। स्टेशनरी क्या होती है, कारोबार में बॉल पॉइंट्स इस्तेमाल होते हैं, पेन इस्तेमाल होती है, इंक इस्तेमाल होती है, पेपर्स इस्तेमाल होते हैं, इस तरह इन चीज़ों को क्या कहते हैं, स्टेशनरी। तो वही स्टेशनरी क्या है, कारोबार के लिए ख़र्चा है, तो ख़र्चा बढ़ा तो डेबिट हुआ। स्टेशनरी का अकाउंट खोलेंगे नया, ठीक है, स्टेशनरी अकाउंट के नाम से डेबिट कर देंगे, कितने रुपए, ये है 180 रुपये। दूसरी तरफ क्या हुआ, पेइंग इन कैश। अच्छा, इससे पहले था पेड रेंट बाय कैश, वो भी कैश के थ्रू था, और ये पेइंग स्टेशनरी 180 पेइंग इन कैश, हमने स्टेशनरी ख़रीदी जिसकी एवज़ हमने 180 रुपये दे दिए। तो मेरा कैश, जब मुझसे कैश गया तो मेरा कैश कम हुआ, तो जब कैश मेरा एसेट है और एसेट जब कम होगा तो क्रेडिट होगा, इसलिए मैं यहाँ पे भी कैश को क्रेडिट कर दूंगा 180 से, और कहूँगा स्टेशनरी परचेज्ड ऑन कैश। अब सवाल ये है बच्चे, इन चीज़ को ज़रा कंपेयर करो। जब भी बैंक में पैसे आते हैं तो वो डेबिट हो जाता है क्योंकि हमारा एसेट इंक्रीज़ हो जाता है। जब भी बैंक से यहाँ पैसे गए तो मेरा बैंक क्रेडिट हुआ। जब कैश में पैसे आए तो मेरा कैश डेबिट हुआ जब मालिक लाया। लेकिन जब मैंने कैश से पेमेंट की रेंट की तो मेरा कैश क्रेडिट हुआ। जब मैंने कैश से पेमेंट की स्टेशनरी की तो मेरा कैश क्रेडिट हुआ, ठीक है। अब जाते हैं 18 नंबर। 18 तारीख को क्या हुआ है, गुड्स रिटर्न टू ए क्लिफ। भाई एक क्लिफ से जो हमने गुड्स ख़रीदे थे, यहाँ पे ये वाले, ये 1160 रुपये के जो गुड्स हमने ख़रीदे थे, इसमें से हमने ये देखे कुछ बेचे भी हैं, लेकिन इसमें कुछ हमें पसंद नहीं आए। हो सकता है उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, हो सकता है जो भी मसला हो, हम अकाउंटेंट हैं, हम ये नहीं पूछते कि भई आपने गुड्स क्यों बेचे वापस, एक्लिफ को गुड्स क्यों दिए। बस उसने कहा कि हमने एक्लिफ को गुड वापस कर दिए है, कितने रुपए के, 164 रुपये के। पसंद नहीं है तो हमारा क्या, हम सिर्फ एंट्री करेंगे। अब हुआ क्या, एक्लिफ को मैंने गुड्स दिए 140 रुपये के, तो मुझे, जब मैंने गुड्स ख़रीदे तो मैंने परचेज़ को डेबिट किया था ना। अब मुझे चाहिए कि मैं परचेज़ को कम कर दूँ ना, तो परचेज़ को जब मैं कम करूँगा मेरा एसेट कम हो जाएगा, तो क्या होगा, उसको मैं क्रेडिट करूँगा, ठीक है। जब मेरे पास गुड्स आए थे तो उसको मैंने डेबिट किया था, लेकिन जब मैं रिटर्न करूँगा तो उसको मैं क्रेडिट करूँगा क्योंकि मुझसे चले गए। अब डेबिट किसको करूँगा, पहले एक्लिफ को मैंने 1160 रुपये देने थे, लेकिन 164 रुपये के मैंने गुड्स उसको वापस कर दिए हैं, तो 164 रुपये अब मैं उसको नहीं दूंगा। 164 रुपये से क्या हुआ, मेरी लाइबिलिटी कम हो गई। तो जब भी 164 रुपये से लाइबिलिटी एक्लिफ की कम हुई तो वो डेबिट होगी। जब भी लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है, ठीक है, इसको जहन नशीन कर ले। एक्लिफ क्या है, मैं उसका कर्जदार हूँ। देखें यहाँ पे 2 तारीख को मैंने उससे गुड्स खरीदे थे कर्ज पे, उसमें से 164 के मैंने उसको वापस कर दिया, तो उसकी लाइबिलिटी मुझ पे कम हो गई। पहले मैंने 1160 रुपये देने थे, अब मैं कितने दूंगा, देखे इसको,
पहले मैंने उसको देने थे 1160 रुपये, अब मैं इसमें से 164 के मैंने उसको गुड्स वापस कर दिए, तो अब मैं 996 रुपये दूंगा, तो मेरी लायबिलिटी कम हो गई ना। तो जब भी लायबिलिटी कम होती है तो वो क्या होती है, वो डेबिट होती है। तो मैं यहाँ पे ए क्लिफ को डेबिट कर दूंगा 164 से। अब मुझे चाहिए कि मैं परचेज़ को क्रेडिट कर दूं, क्योंकि मेरा परचेज़ कम हो गया है ना। जब बढ़ा है तो डेबिट हुआ था, लेकिन जब कम हो जाएगा तो उसको क्रेडिट कर दूंगा। लेकिन किताबों में रियल टाइम में हम परचेज़ को ही क्रेडिट करते हैं, लेकिन किताबों में वो कहते हैं कि परचेज़ के नाम से एक परचेज़ रिटर्न के नाम से अकाउंट खोल दो, उसको क्रेडिट कर दो, परचेज़ रिटर्न अकाउंट। ये इसलिए करते हैं ना कि हमें पता लगे कि हमने पूरे साल में परचेजेस कितने किए थे और परचेज़ रिटर्न कितने दिए थे। इनके अलग लेजर बनेंगे, इसके अलग लेजर बनेंगे। ये इंशाल्लाह जब लेजर पढ़ेंगे वहाँ पे इसकी समझ लगेगी। लेकिन अभी तक इतना सीख ले, जब भी परचेज़ करेंगे तो परचेज़ को डेबिट करके कर्ज पे पार्टी को क्रेडिट कर देंगे। ये पार्टी है, हमारा सप्लायर है, इसको सप्लायर भी कहते हैं और इसको वेंडर भी कहते हैं। जो बंदा मुझे माल देता है वो मेरा सप्लायर होता है, और जिसको मैं माल देता हूँ वो मेरा कस्टमर होता है। ये ठीक है। तो जब भी परचेज़ आएगा तो परचेज़ डेबिट होगा और पार्टी क्रेडिट, लेकिन जब भी परचेज़ रिटर्न होगा तो पार्टी डेबिट होगी, क्योंकि लायबिलिटी गिर गई। लेकिन दूसरी तरफ मुझसे गुड्स गए, मेरा एसेट गिर गया, कम हुआ, तो बच्चे वहाँ पे परचेज़ को क्रेडिट नहीं करना, बल्कि परचेज़ रिटर्न के नाम से अकाउंट बना के क्रेडिट करना है। ये किताबों की हद तक है। रियल टाइम में क्या होता है, जब आप फ्यूचर में मार्केट पे आएंगे और आप कारोबार में किसी के अकाउंट्स बनाएंगे तो वहाँ पे परचेज़ रिटर्न का नाम नहीं होता, सीधे सीधे परचेज़ को ही क्रेडिट करते हैं। ठीक है, लेकिन किताबों की हद तक परचेज़ को क्रेडिट करेंगे। और यहाँ पर लिखेंगे गुड्स रिटर्न टू ए क्लिफ। ठीक है, ए क्लिफ उसका नाम है। और अब 164 के नाम से परचेज रिटर्न क्रिएट हो जाएंगे। लेकिन ये इसको गौर से देखें, हर एंट्री सेम ही है, फिगर उसके सेम है। ठीक है, फिगर्स को फोकस करें, देखें फिगर सेम है सारे ये। अच्छा, अब आते हैं 21। ठीक है, 21 तारीख को क्या हुआ। 21 तारीख को ये कह रहा है रिसीव्ड रेंट ऑफ 480 बाई चेक फॉर सबलेट ऑफ कॉर्नर स्पेस। देखिए बच्चे, हमने 800 रुपये का रेंट दिया है यहाँ पे, ये हमने दिया है क्योंकि वो हमारा ख़र्चा है। अब ये कहता है हमारा जो बिल्डिंग था उसके कॉर्नर में छोटी सी एक जगह है, कॉर्नर स्पेस थी, वो हमने किसी को किराए पे दी थी, तो उस बंदे ने हमें उसका किराया दिया। तो देखे इसको, ये वाला हमारा ख़र्चा है क्योंकि पूरा बिल्डिंग हमने लिया है, उसका 800 किराया है, लेकिन उसका एक कॉर्नर हमने किसी को सबलेट किया था, उसको किराए पे दिया था, उसके पैसे आए हैं कितने रुपए, 480। हुआ क्या, मेरे पास पैसे आ गए ना, लेकिन उस बंदे ने मुझे चेक के थ्रू दी है, कैश नहीं दिया, उसने मुझे चेक दिया। तो चेक मैं क्या करूँगा, बैंक में डालूंगा। जब चेक को मैं बैंक में डालूंगा तो मेरा बैंक इंक्रीज़ होगा, बढ़ जाएगा। तो भाई यहाँ पे 480 रुपये से मेरा क्या बढ़ेगा, मेरा बैंक बढ़ जाएगा। और बैंक मेरा एसेट है, वो जब भी बढ़ता है तो डेबिट हो जाता है। बैंक अकाउंट, मेरे बैंक में 480 रुपये आ जाएंगे। अब भाई पैसे आए कहाँ से, ठीक है, कहाँ से आए, रेंट रिसीव्ड, तो इसको हम कहेंगे रेंट इनकम या रेंटल इनकम भी कह सकते हैं। ठीक है, या सिर्फ इनकम भी कह सकते हैं, लेकिन रेंट इनकम अच्छा है ताकि पता लगे कि ये कौन सा है। ये एक्सपेंस के साथ देखे हम नाम नहीं लिख रहे हैं, इसका ये डेबिट है तो इसका मकसद ही यही है कि ये रेंट एक्सपेंस है। देखे स्टेशनरी के साथ भी मैंने एक्सपेंस नहीं लिखा, लेकिन आप लिख भी सकते हैं रेंट एक्सपेंस अकाउंट या स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट। ओके ना। इसके बाद जो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, मेरे पास 480 रुपये आए, किसकी वजह से आए, इनकम की वजह से। देखे इनकम मैंने यहाँ पे लिखा है, इनकम जब भी बढ़ता है तो क्रेडिट हो जाता है, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे क्रेडिट किया है। यहाँ पे मैं लिखूँगा रेंट रिसीव्ड फ्रॉम स्पेस, कॉर्नर स्पेस। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं अंग्रेज़ी में यहाँ पे। इसके बाद 21 तारीख के बाद क्या एंट्री है, 23 तारीख की एंट्री करते हैं। 23 को क्या हुआ, सोल्ड गुड्स ऑन टाइम टू आर कोर्ट। भाई सोल्ड और सेल एक ही चीज़ है, सिर्फ प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का फ़र्क आ जाता है। देखिए हमने यहाँ पे सेल किया था कैश फॉर्म में, तो हमारे पास कैश आया था, सेल को क्रेडिट किया था। यहाँ पे भाई हमारे पास कैश नहीं आया, वो कहता है कि हमने सोल्ड गुड्स ऑन टाइम, जिस तरह हमने यहाँ पे टाइम पे ख़रीदा था ना, तो अब यहाँ पे 23 तारीख को हम टाइम पे बेच रहे हैं। हम गुड्स हमने उसको दिए हैं, लेकिन वो हमें पैसे कुछ टाइम के बाद देगा। कौन,
आर कोड उसका नाम है। तो भाई ये आर कोड कौन है? वो हमें पैसे देगा। पैसे हमें कौन? वो हमारा अकाउंट रिसीवेबल हो गया ना। तो जब ये हमें पैसे देगा फ्यूचर में, तो ये हमारा एसेट है अभी के लिए, क्योंकि इससे आने वाले वक्त में हमें पैसे आएंगे ना। तो ये मेरा एसेट है और ये एसेट बढ़ गया है। जब भी ये बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो मैं ऊपर लिखूँगा आर कोड। आर कोड ये मेरा अकाउंट रिसीवेबल है, इसके साथ अकाउंट रिसीवेबल भी लिख सकते हैं, जिस तरह ये अकाउंट पेबल था, ये इसकी क्लिफ। और अगर ये ना भी लिखे तो भी ठीक है। आर कोड को डेबिट करेंगे 3200 रुपये से, और इस पे मैंने सेल किया तो सेल को मैं क्रेडिट करूँगा 3200। मेरा सेल बढ़ गया ना, सेल हो गया। तो सेल बच्चे जब भी बढ़ता है तो ये क्रेडिट होता है, तभी इसको मैंने क्रेडिट किया है। यहाँ पर भी जब मैंने सेल किया था उसको क्रेडिट ही किया था, यहाँ पे भी मैं क्रेडिट कर रहा हूँ, दोनों सेम है। लेकिन इस केस में बच्चे पैसे नहीं आए, इसलिए मैंने आर कोड को लिखा, क्योंकि उससे पैसे आएंगे। और यहाँ पे पैसे आ गए तो मैंने कैश में डाल दिए थे। ठीक है, इसको समझो। इसको मैं कहूँगा क्रेडिट सेल टू आर कोड, या सेल्स ऑन टाइम टू आर कोड भी लिख सकते हैं। क्रेडिट सेल और ऑन टाइम दोनों एक ही चीज़ है। अच्छा जी, 24 तारीख को क्या हुआ? 24 तारीख को ये कह रहा है बॉट अवेन पेइंग बाय चेक। एक गाड़ी ख़रीदी जिसके पैसे हमने चेक के थ्रू दिए। तो भाई हमारे पास गाड़ी आ गई ना, तो गाड़ी हमारा एसेट है, और एसेट जब भी बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो इसको मैं वेन अकाउंट में लिखूँगा। वेन अकाउंट में लिखूँगा 16,400। और क्रेडिट क्या करूँगा? मेरे बैंक से पैसे चले गए। जब भी बैंक से पैसे जाते हैं तो बैंक मेरा एसेट है, वो कम हो जाएगा, तो वो क्रेडिट होगा। तो मेरे बैंक अकाउंट से कितने पैसे निकल जाएंगे? 16,400। ठीक है। अब इसके बाद 30 तारीख को क्या हुआ? इसको मैं कहूँगा वेन परचेज्ड थ्रू बैंक। ये डिस्क्रिप्शन सिर्फ पर्चों की हद तक है, रियल टाइम में कोई इतनी बड़े वहाँ पे डिस्क्रिप्शन किसी और तरीके से लिखते हैं, उसका अलग सेक्शन होता है। अच्छा जी, 30 तारीख को क्या हुआ? 30 तारीख को हमने पेड द मंथ्स वेजेस बाय कैश। वेजेस किसको कहते हैं? जब भी हमारे कारोबार में हमारे पास बंदे काम करते हैं, उनकी तनख्वाहों को वेजेस और सैलरी कहते हैं। हम अभी तक के लिए आप सीख ले कि वेजेस और सैलरी एक ही चीज़ है, इनमें फ़र्क है। ठीक है, फ़र्क इंशाल्लाह समझाऊंगा डिटेल में। एक्चुअली जो कारखाने में मज़दूर वगैरह डेली वेज पे काम करते हैं, उनकी तनख्वाहों को, जो एक्चुअली चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग किसे कहते हैं फिर आपको वो भी समझाना होगा। जो हम बनी बनाई चीज़ें लें और बेचते हैं उसको हम ट्रेडिंग कहते हैं। और जब हम कोई चीज़ मिसाल के तौर पर हम गंदम ख़रीदे, उससे आटा बनाएं और उसको बेचें, तो उसको हम कन्वर्जन कहते हैं। शक्ल, उसकी शक्ल सूरत चेंज हो जाती है। गंदम एक तरह की होती है और आटा मुख्तलिफ शक्ल से आ जाता है। तो ये वो हम क्या करें? मैन्युफैक्चरिंग कर रहे, कन्वर्जन कर रहे। तो जो बंदे कन्वर्जन में इन्वॉल्व होते हैं वो उनकी तनख्वाहों को वेज कहते हैं, और जो लोग एडमन वगैरह का काम करते हैं उनको सैलरीज कहते हैं। यहाँ पे वेजेस का नाम यूज़ हुआ है। तो भाई हमारे पास कारोबार में बच्चे होंगे या एम्प्लॉयज़ होंगे जो कि हमारी हैंडलिंग, लोडिंग अनलोडिंग इस तरह के काम करते होंगे, तो उनकी तनख्वाहें हैं, उनको वेजेस कहा है इन्होंने। तो वेजेस हमारा क्या है? ख़र्चा है, और ख़र्चा जब भी बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो हम वेजेस को बढ़ा देंगे 1220 रुपये से, और हमने पेमेंट की है कैश के थ्रू, तो हमारा कैश कम हो जाएगा 1220 रुपये से। ठीक है, वेजेस पेड यहाँ पे लिख दो, वेजेस पेड। अब सबसे आखिरी एंट्री जो कि बहुत ही पॉपुलर सी मुझे लग रही है, वो क्या कह रहा है? इसमें बच्चे अमूमन अटक जाते हैं। द प्रोपराइटर टू कैश फॉर हर ओन यूज़। अच्छा, हर ओन यूज़, ये किसी फीमेल का कारोबार है। क्या कह रहे? प्रोपराइटर उसको कहते हैं कारोबार के मालिक को। वो उसने क्या किया? टू कैश फॉर हर ओन यूज़, हर और पर्सनल यूज़, 1020 रुपये। मालिक आया, देखिए यहाँ पे मालिक पैसे लाया था ना, ये भी लाया था। ये अभी इस तारीख को मालिक आए, कहते हैं यार 1020 रुपये उसने कारोबार से उठाए। भाई मालिक उठा सकता है पैसे, उसने आपसे कहे भाई पैसे दो, 1020 रुपये मुझे चाहिए, वो लेके चला गया। अब क्या करेंगे? मालिक पैसे लेके गया ना, तो मालिक जब भी पैसे लेके जाता है उसको ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक है, और ड्राइंग्स हमारी बढ़ गई ना, तो हम यहाँ पे ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे। ड्राइंग्स अकाउंट को हम 1020 रुपये से डेबिट कर देंगे। अब हुआ क्या? उसने पैसे लिए हमसे ना, कैश लिया है, कैश हमारा कम हो गया है, तो भाई कैश को मैं क्रेडिट कर दूंगा 1020 रुपये से। कैश जब भी कम होता है तो वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। अब इसके मैं लिखूँ ड्राइंग्स या ऑनर
टुक कैश, ठीक, कुछ भी लिख सकते हैं, प्रोपराइटर टुक कैश, प्रोपराइटर पैसे लेके चला गया। तो ये जो है ये एक्चुअली जर्नल बनाने का जो लेक्चर है ये इसका टाइम थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि जर्नल बनाने में टाइम काफ़ी लगता है। बनाना तो आसान होगा, फिर आप 2-3 मिनट में पूरे 10 एंट्रियाँ कर लोगे पर्चों में, लेकिन मसला ये है कि सीखने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। आप होपफुली ये एक सवाल 4.1 जो हमने हल किया इसके साथ मैं लिख देता हूँ ताकि फ्यूचर में फिर ये मुझे याद हो। 4.1 और ये पेज नंबर 64 है किताब की, ठीक है। ये किताब से मैंने प्रैक्टिस के लिए ये एक क्वेश्चन उठाया, ये मैंने उसका जर्नल बनाया इसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल के तहत। आप घर में देख ले, अगर इसमें आपको कुछ फ़र्क पड़ लग रहा हो कि मैंने कोई एंट्री गलत की है तो आप इंशाल्लाह पूछ सकते हैं कमेंट्स में, या मैं अपने यूट्यूब चैनल के साथ अपना मोबाइल नंबर लिंक कर दूंगा, वहाँ पे आप मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। ओके, अभी के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।